प्रदेश में भू कानून को लागू करने के लिए सरकार तैयार। सीएम धामी ने कहा, सरकार को मिल चुकी है समिति की रिपोर्ट, जल्द कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे आपदा कंट्रोल रूम। भारी बारिश और नुकसान की समीक्षा की, सभी जिलाधिकारियों से ली नुकसान की जानकारी। कोटद्वार में भारी बारिश ने मचाई तबाही, घरों और आर्मी कैंप में घुसा पानी, 2 बसों समेत कार और बाइक बही। सितारगंज अरविंद नगर क्षेत्र में जलभराव से घरों में फंसे लोग, एसडीआरएफ ने चलाया राहत बचाव अभियान, 200 लोगों को रेस्क्यू कर सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। नशे के खिलाफ उधम सिंह नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्मैक की तस्करी करने वाले अमरुद्दीन 502 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार। तस्करी कर कमाई गई प्रॉपर्टी को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के निर्देश। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ, जहां भू कानून को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। राज्य में भू कानून लागू करने को सरकार पूरी तरह तैयार है। भू कानून के लिए समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट मिल चुकी है। रिपोर्ट को कैबिनेट बैठक में रखेंगे, जनता की भावना के अनुरूप कानून लागू करेंगे। तो देहरादून से यह खबर सामने आ रही है, जहां भू कानून को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। राज्य में भू कानून लागू करने को सरकार पूरी तरह तैयार है। भू कानून के लिए गठित समिति की रिपोर्ट भी मिल चुकी है। रिपोर्ट को कैबिनेट बैठक में रखेंगे, जनता की भावना के अनुरूप कानून लागू करेंगे। कानून और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून बने, उसका हमने अभी सोमवार को कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। पहले से भी जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून की ओर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर कहा कि भू कानून उत्तराखंड पर लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है और जल्द ही यह मामला कैबिनेट के समक्ष लाकर एक सख्त भू कानून उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। बता दें कि पिछले काफी समय से प्रदेश में विभिन्न संगठन सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं और उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिप्पणी की है। और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून बने, उसका हमने अभी सोमवार को कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। पहले से भी जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून की ओर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हुए नुकसान की जानकारी लेने सचिवालय पहुंचे और इस दौरान आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत बड़ी अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान की अधिकारियों से जानकारी ली और इस दौरान सीएम ने निर्देश दिए कि प्रदेश में जहां जहां भारी नुकसान हुआ है वहां तत्काल राहत पहुंचाई जाए। खासकर रुद्रप्रयाग, कोटद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, चमोली में भारी बारिश से बड़े नुकसान हुए हैं। ऐसे में सीएम ने वर्चुअली प्रदेश भर में आपदा की स्थिति का फीडबैक लिया और सभी जिलों के जिलाधिकारियों से बात कर तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। पिछले 24 घंटों में काफी ज्यादा बारिश के कारण से, मानसून की अति सक्रियता के कारण से, जहां पौड़ी जनपद के कोटद्वार और उसके आसपास, कोटद्वार, दुगड्डा इन क्षेत्रों में और नैनीताल में हल्द्वानी, काठगोदाम और उसके आसपास का क्षेत्र, इसी प्रकार से उधम सिंह नगर में जहां एक पुल भी थोड़ा अप्रोच उसका हट गया है, सितारगंज, खटीमा इन क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण से जल भराव हुआ है। अगले 24 घंटे के अंदर भी पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। तो उसी सब पर आज सभी जिलाधिकारियों से भी बात हुई है। सभी जो लोग मौके पर काम कर रहे हैं, उनसे सभी से बचाव और राहत कार्य की समीक्षा ली है।
उत्तरकाशी में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आम जनता पहुंची, जहां उन्होंने जिला अधिकारी के सामने सड़कों, सिंचाई, नहरों की मरम्मत जैसी 50 शिकायतें दर्ज की, जिस पर डीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अगले जनता मिलन कार्यक्रम में समस्याओं के समाधान को लेकर समीक्षा की जाएगी। साथ ही उन्होंने ब्रह्मखाल में एनएच निर्माण से प्रभावित होने वाले भवनों के मामले पर जांच के निर्देश भी दिए। माह के द्वितीय मंगलवार को जनपद स्तरीय जन शिकायत निवारण दिवस के रूप में यहाँ हम मना रहे हैं और इसमें जो स्थानीय लोग हैं जिनकी शिकायतें किसी कारण से निस्तारित नहीं हो पाई है, उनके तत्काल निस्तारण के लिए सभी विभागों को भी यहीं पे बुलाया गया है। प्रयास यही है कि उनको संतोषजनक जवाब मिले और उनकी शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई हो, ऐसा हमारा प्रयास है। और अभी ये कार्रवाई गतिमान है। अभी तक 40 प्रार्थना पत्र प्राप्त हो चुके हैं और जब तक लोग आएंगे कार्रवाई चलती रहेगी। खबर राजधानी देहरादून से है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर विधानसभा सीट के लिए 5 सितंबर को मतदान होना, और इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े अंतर से एक तरफा जीतने जा रही है। बागेश्वर में किए गए विकास कार्य और राज्य सरकार की बेहतर नीतियां बागेश्वर उपचुनाव में अपना परिणाम दिखाएंगी। एक्सपेक्टेड ही था कि चुनाव होना है, इससे सारी तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की तरफ से भी और मैं समझता हूँ पार्टियों की तरफ से। इसके साथ ही खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे पिथौरागढ़ से, जहां पुलिस विभाग नगर में 45 आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे यातायात व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी और आपराधिक घटनाओं पर भी रोक लगाया जा सकेगा। वहीं इन कैमरों का कंट्रोल रूम पुलिस कार्यालय में स्थापित किया जाएगा। बता दें कि नगर में विधायक निधि से साल 2015 में 39 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जो कि रख रखाव के अभाव में खराब हो गए, जिसके चलते पुलिस को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ शहर में जो सीसीटीवी कैमरास थे वो काफ़ी समय से काफ़ी पुराने कैमरास लगे हुए थे, जिसमें काफ़ी कैमरेज जो हैं अभी नॉन फंक्शनल हैं, अकार्यशील हैं। तो पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा शहर की जो सीसीटीवी की जो कवरेज है उसको बढ़ाने हेतु हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें पूरे शहर में लगभग 45 कैमरे लगेंगे, जिसमें शहर के सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और जितने भी मुख्य हमारे चौराहे हैं उन पे सीसीटीवी कैमराज हम लोग स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो कुछ और इसका जो कंट्रोल है वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है उसके कार्यालय में इसका हमारे पास कवरेज है। थराली में पिंटर घाटी की लाइफलाइन कही जाने वाली थराली देवाल मोटर मार्ग पर संकट के बादल गहराते जा रहा है। एक और जहां बारिश से पहले ही थराली देवाल मोटर मार्ग को जोड़ने वाला मोटर पुल भारी भरकम डंपरों की आवाजाही से टूटने के कगार पर आ गया था, जिसके चलते मोटर पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। वहीं दूसरी ओर कभी भी पिंटर नदी से समाने को तैयार है। भारी बारिश और लोक निर्माण की टूटती सड़क मानो किसी दुर्घटना को दावत दे रही हो। लापरवाही का आलम यह है कि इतने खतरनाक भूस्खलन क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने एक चेतावनी बोर्ड तक लगाना मुनासिब न समझा। तो पूरे खतरे में है। आप देख रहे होंगे देवाल तिराहे से जो बैंड से इधर को जो हमारा ये पीडब्ल्यूडी का जो रोड है वो पूरा लैंडस्लाइड हो चुका है, और अब वहां पे अगर वो 2 मीटर अगर रोड और कट जाएगी तो उसके बाद गाड़ियां इधर उधर टू व्हीलर भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि पूरी रोड टूट चुकी है। और ऊपर साइड पूरे आवासीय कॉलोनी है वो भी नीचे आने के तादाद में है। तो मेरा सरकार से और लोक निर्माण विभाग से निवेदन है कि अतिशीघ्र गड्ढे भरवाने के बजाय पहले उस दीवार को बनाया जाए। बड़े वाहन बंद कर दिए गए थे, 2-3 पुल बंद रहा, और इस बाबत कई हमने व्यापार संघ की तरफ से भी एक चिट्ठी पत्र जो है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया। उन्होंने आश्वस्त किया था कि ये जल्द निर्माण इसका कार्य होगा, रिपेयरिंग का कार्य होगा, लेकिन अब तक जो है कि कोई भी कार्य इस पे नहीं हुआ है। बड़े वाहनों की आवाजाही बिल्कुल बंद है, जिससे कि यहाँ पे खाद्यान्न संकट, सब्जी संकट, सब कुछ महंगा आ रहा है। बहुत सारा मतलब डेंजर जोन में तब्दील हो गया थराली का पूरा। मेरे द्वारा निर्देशित कराया गया था सिंचाई विभाग को और पीडब्ल्यूडी को, और दोनों का एक उसमें ज्वाइंट सर्वे हो चुका है, और इस संबंध में एक वो रिपोर्ट मेरे को बहुत ही जल्दी दे देंगे। उसमें दोनों विभागों को ही कहा गया है कि वो आपस में समन्वय स्थापित करते हुए उसको यातायात को सुचारू कराएं और रोड का निर्माण करें।
और जहाँ तक पुल की बात है तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित करा गया है पीडब्ल्यूडी को, और इस पुल का जो है इसी महीने 15 तारीख के आसपास से काम स्टार्ट हो जाएगा। वैकल्पिक मार्ग जो है जब तक पुल में कार्य चलेगा तब तक जो है नंद केसरी ग्वालदम मार्ग और नंद केसरी से ही जो आपका तलवाड़ी के लिए मार्ग जाता है उसको वैकल्पिक मार्ग की तरह। देहरादून के बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी पूरी तैयारियों में जुट गई है। भाजपा जल्द ही बागेश्वर में प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से बागेश्वर उपचुनाव के लिए तैयार है। वहीं कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पहले के मुताबिक इस बार बीजेपी प्रत्याशी ज्यादा मतों से जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर उपचुनाव के लिए तैयार है। हमारी चुनाव प्रबंधन की टोली बागेश्वर एक माह पूर्व हमने पहुंचा दी थी। हमारी बूथ की बैठकें, शक्ति केंद्र की बैठकें प्रारंभ हो गई हैं और बहुत जल्द हम प्रत्याशी घोषणा करेंगे। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि पिछली बार से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विजयी होंगे और ऐसा लगता है कि सभी विरोधी दलों की जमानतें जब्त होंगी और हम लोग पुनः बागेश्वर सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को जिताएंगे। इस दृष्टि से बहुत जल्द हमारे केंद्रीय नेतृत्व का प्रवास और स्वयं मेरा जाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के हमने 2-3 कार्यक्रम इस बीच में वहाँ हुए हैं और आवश्यकता हुई तो हमारे और प्रदेश स्तरीय टोली को भी हम इस चुनाव की दृष्टि से कार्य देंगे और हम प्रचंड बहुमत के साथ बागेश्वर चुनाव को जीतेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2.0 पर निकालने वाले हैं, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने निशाना साधते हुए कहा कि इस यात्रा से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को 4 धाम यात्रा करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इसका पलटवार किया। उन्होंने महेंद्र भट्ट को अपनी याददाश्त पीछे की ओर ले जाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में जब आपदा आई थी तब राहुल गांधी ने पैदल चलकर केदारनाथ के दर्शन किए, तीर्थयात्रियों को अच्छा संदेश दिया। गया कि उत्तराखंड में सब कुछ ठीक ठाक है और कोई खतरा नहीं है, तो लोगों ने तीर्थ यात्रा में आना भी शुरू किया और हमारे पर्यटन में भी आना शुरू हुआ। जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेसमैन हैं, उन लोगों की रोजी रोटी उससे चलती थी, उसका लाभ उनको मिला राहुल गांधी के आने से। यात्रा दोबारा से बढ़िया ढंग से संचालित हुई और जिस पार्टी का कैबिनेट मंत्री जो धर्मस्व मंत्री है वो खुद 4 धाम यात्रा में अभी तक नहीं गया। पिछले बार की यात्रा में भी गया, इस बार की यात्रा में ना बद्रीनाथ, ना केदारनाथ, ना यमुनोत्री, ना गंगोत्री। तो जिस पार्टी के अध्यक्ष को अपने मंत्री को, जो विभाग का मंत्री, उसको 4 धाम यात्रा में नहीं भेज पा रहा, जिसको जाना चाहिए था, उसको हमारे अध्यक्ष के ऊपर, हमारे पूर्व अध्यक्ष के ऊपर, हमारे नेताओं पर टिप्पणी करने का क्या अधिकार है भाई? पहले अपनी सरकार को ठीक कर लो, अपने मंत्रियों को ठीक कर लो, उनको 4 धाम की यात्रा करा दो, तब राहुल जी और प्रियंका जी की चिंता करना बैठ जी। उत्तरकाशी तेखला के पास केदारनाथ बाईपास पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि बिना आंधी तूफान की चीड़ का बड़ा पेड़ टूट गया, जिससे एक होटल और सड़क के पास काम कर रही जेसीबी को नुकसान हुआ। गनीमत रही कि इस पेड़ की चपेट में कोई नहीं आया। वह स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने 4 महीने पहले इन पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी थी, लेकिन विभाग ने इसमें लापरवाही बरती, इसलिए उन्हें मुआवजा दिया जाए। थी फिर अचानक से चीड़ का पेड़ ऊपर से गिरा और पहले तो छत पे टकराया और छत पे टकराने के बाद सीधे मशीन के ऊपर गिरा, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी इन होटल पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे उन पे है। और ये वन विभाग की काफ़ी लापरवाही है कि इनकी जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन लोगों ने कहा कि इन 3 पेड़ों की पीढ़ी हो चुकी थी, कल घन लगना था। अगर विभाग टाइम से इन पेड़ों पे घन लगा के और इनको कटवा देते तो शायद ये नुकसान नहीं होता। ये होटल अंकित पैलेस का भी छत टूटा हुआ है और छत टूटने से ही मशीन के ऊपर पेड़ गिरा हुआ है, तो मशीन का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रखा है। पेड़ की एप्लीकेशन लगा रखी थी, इसके 1 साल हो गए, लेकिन वन विभाग की लापरवाही के चक्कर से ये कल टूट गए हैं, यहाँ की जेसीबी का नुकसान हुआ और मेरा छत का वो डैमेज हो रखा है। मुआवजा जो भी होता है इसका मुआवजा दे। एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचुआ के निर्देश पर चंपावत में बुजुर्ग महिला से रुपए लूटने के आरोपी को 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि चंपावत क्षेत्र की रहने वाली 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला नैनीताल बैंक चंपावत से अपनी वृद्धावस्था पेंशन निकालने आई थी। बुजुर्ग महिला 2 महीने की पेंशन 3000 रुपए निकालकर जैसे ही बैंक से बाहर निकली तभी एक व्यक्ति ने रुपए लूट लिए और बुजुर्ग महिला को धक्का देकर फरार हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर महिला को साथ लेकर आरोपी की तलाश शुरू की और सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक अम्मा जो अपनी वृद्धावस्था पेंशन जिसमें 3000 रुपये थे को जो ही लेकर के नैनीताल
बैंक चप्पाओं से बाहर निकले तो एक झपट्टे मारने तो उसको धक्का दे करके पैसे छीन लिए। तो इस इन्फॉर्मेशन पर हमारे द्वारा तत्काल FIR पंजीकृत कर यहाँ CCTV की जो ये हेल्प से उस अभियुक्त को हमने अरेस्ट किया तथा उससे पैसे रिकवर किए और उसे माननीय न्यायालय पेश किया। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने देर रात अवैध असलहा फैक्ट्री पर कार्रवाई की, जहां से STF ने अवैध तमंचे की बड़ी खेप भी बरामद की है। इसमें सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, कारतूस, मैगजीन के साथ कई प्रकार के उपकरण भी फैक्ट्री से STF ने बरामद किए हैं। वहीं फैक्ट्री चलाने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल STF को बीते कुछ महीनों से कुमाऊं क्षेत्र के बाजपुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री की सूचना मिली थी। सूचना पर STF ने देर रात कार्रवाई की है। SSP STF का कहना है कि आरोपी पिछले 2 सालों से फैक्ट्री चला रहे थे और यूपी, हरियाणा, पंजाब के साथ दिल्ली में भी हथियारों की सप्लाई करते थे। साथ ही आरोपी बड़े छोटे सभी हथियारों को बनाने में एक्सपर्ट थे। मामले में अब STF अब उनकी तलाश कर रही है जिन्होंने आरोपियों से हथियार खरीदे। कुछ समय पूर्व STF को सूचना मिली थी कि बाजपुर उधम सिंह नगर क्षेत्र में एक अवैध हथियारों की बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही है। तो उसी सूचना पर हमारी टीम, जो कुमाऊं की टीम थी, उसने काम करना शुरू किया और उस सूचना को डेवलप करने का प्रयास किया। उसी क्रम में कल एक बड़ी सफलता हमको हासिल हुई है और एक बड़ी हथियारों के अवैध असलाहों की फैक्ट्री चल रही थी बाजपुर क्षेत्र में, उसको बस्ट किया गया है। वहाँ से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और उनकी वहाँ से जो प्रीमाइसेस हैं वहाँ से भारी मात्रा में मतलब निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद हुए हैं। कुछ उनके पार्ट्स बरामद हुए हैं। तो ये काफ़ी बड़ा रैकेट चल रहा था। काफ़ी समय से 2 साल से लगभग यहाँ पर ये लोग इस काम को अंजाम दे रहे थे और पहली बार इनको यहाँ पर पकड़ा गया है। इनसे पूछताछ में कुछ नए इंपॉर्टेंट लीड्स भी हासिल हुई हैं और इस पर आगे काम किया जाएगा और शीघ्र ही संभावना है कि और बड़ी इससे रिकवरी की जाएगी। लोहाघाट के BITM की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में उसे मृत घोषित कर दिया। उप जिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सोनाली मंडल ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवती की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं लोहाघाट थाने के SO मनीष खत्री ने बताया कि मृतका का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। डेट की पेशेंट आई थी 108 में रात के 11:40 के आसपास। तो यहाँ डॉक्टर ने उनकी जांच किया तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। तो उसके बाद जो भी कार्रवाई होती है ब्लड डेट की वो कर। चमोली जनपद में बारिश होने से ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति बदहाल हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली 30 से अधिक सड़कें बंद पड़ी हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक स्कूली बच्चे का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो कि नंदानगर के दूरस्थ गांव का है। कनोल ग्राम पंचायत और बड़गुना के मध्य आवागमन का मुख्य मार्ग भूधसाव के कारण टूट गया है। भूस्खलन क्षेत्र से स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। कनोल गांव के लोगों ने पहले भी इसके समाधान के लिए जिलाधिकारी चमोली और PMGSY अधिकारियों से मुलाकात की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उत्तरकाशी में रुद्राक्ष वाटिका और मनेरा रोड पर रुद्राक्ष और देवदार के पौधों का रोपण किया गया। नमामि गंगे योजना के तहत जनपद के अधिकारियों और ITBP के अधिकारियों और जवानों ने पौधारोपण किया। बता दें कि जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने नमामि गंगे योजना चलाई है, जिसके तहत जनपद में हजारों रुद्राक्ष के पौधे रोपे गए हैं और आज वह फल फूल रहे हैं। इसी कड़ी में जनपद के उच्च अधिकारियों कर्मचारियों ने भी पौधारोपण किया। उत्तरकाशी में रुद्राक्ष की पौध का रोपण कर रहे हैं और विभिन्न जगहों पे वाटिकाएं बनाकर इनके संरक्षण, इनके रोपण का काम कर रहे हैं। तो ये जो जोशियाड़ा में जो जल विद्युत निगम कॉलोनी है, जल विद्युत निगम है, उससे लगी हुई ये जो जगह है, इसमें एक बहुत सुंदर रुद्राक्ष वाटिका का रोपण हमने पिछले साल किया है और इसमें सर्वाइवल रेट बहुत सुंदर है। 300 पेड़ हमने लगाए और 300 के 300 जिंदा हैं। और आज तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ, जिलाधिकारी के साथ, ADM साहब के साथ, ITBP के कमांडेंट के साथ और जवानों के साथ हमने यहाँ पे रोपण किया है, रुद्राक्ष के पौधों का रोपण किया है। भागीरथी रुद्राक्ष वाटिका में श्री लोकेंद्र बिष्ट जी के द्वारा यहाँ पे आयोजन किया गया था, जिसमें रुद्राक्ष और देवदार के पौधे रोपित किए गए। इसमें हमारी ITBP की दोनों माई डांडा और मातली उनके बटालियन, उनके जवान और UGBN और दूसरे और भी अन्य विभाग के लोग, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अन्य सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के इस पर हिस्सा लिया, जिसमें कि जो रुद्राक्ष वाटिका है उसमें तो रुद्राक्ष के पौधे लगाए गए और जो रोड साइड एवेन्यूज़ है उसमें देवदार और आंवला के पेड़ों का रोपण किया गया।
खबर काशीपुर से है, जहां पर अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ थाना कुंद्रा पुलिस ने जबरदस्त स्ट्राइक कर अवैध हथियारों की एक बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध हथियार, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, तमंचे, कारतूस, मैगजीन और अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। काशीपुर में एसएसपी उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि उत्तराखंड की अब तक की सबसे बड़ी अवैध असला फैक्ट्री का खुलासा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए INU 24 के साथ। नमस्कार।